silent. Hello everyone, a very good evening to all of you. This is your mentor Arzu Kakkad, where daily we used to meet and have this session of news analysis. उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, थिंग्स आर फाइन एट योर प्लेस। और इसी उम्मीद के साथ आज का ये लेक्चर शुरू करेंगे जिसमें हमें ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कवर करने हैं। सो विल टेक इट अप इन डिटेल इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे। मैं आपको पहले एक आइडिया दे देती हूँ कि हमें क्या कुछ कवर करना है, ताकि वो कनेक्टिविटी जैसे हम बात करते हैं बाय द एंड ऑफ द लेक्चर मतलब चीज़ें स्मूथ चलें, आपको पता हो कि हाँ इस सेक्शन में ये आर्टिकल्स कवर होने हैं। पहला है एमिशन गैप रिपोर्ट। इसको हम मेंस के पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे। हालांकि आपको लगेगा कि ये आर्टिकल थोड़ा सा बोरिंग जा रहा है बट अब कभी कभार कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हर चीज़ तो आपके इंटरेस्ट में नहीं होगी। अब हर चीज़ हम कहें कि हमें हिस्ट्री भी साइंस भी आपके इंटरेस्ट के हिसाब से चले, तो यहाँ इंटरेस्ट मैटर नहीं करता है। इट ऑल व्हाट मैटर्स इज कि आपको अपने को एग्जाम क्लियर करना है। फैक्ट्स होंगे, कुछ बातें ऐसी होंगी जो प्योर फैक्ट्स होंगे और वो फैक्ट्स अपने आंसर्स में आपको लिखने ही पड़ेंगे एनी विच वे। सो इसीलिए इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से हम कवर करेंगे जीएस पेपर 3 पूरा इन डिटेल। काफ़ी कंटेंट है आई वुड से। साथी प्रोग्राम क्या है, क्यों न्यूज़ में है, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, उसे आप लिंक कर सकते हो। नर्मदा रिवर के बारे में पढ़ेंगे, जीएस पेपर 3 न्यूज़ में है और आपके प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो ये सारे आर्टिकल्स प्रीलिम्स के लिए तो हैं ही हैं, ये मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही क्योंकि आई होप कि आपको पता है कि ये सारे आर्टिकल्स प्रीलिम्स के लिए तो हैं ही सही। अब इसमें से ये भी मेंस में चला जाता है, ये भी मेंस में आ जाता है। और मिरिस्टिक स्वैम्प्स के बेसिकली ये जो स्पीशीज हैं इन न्यूज़, तो इनके बारे में पढ़ेंगे, इन स्वैम्प्स के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पाए जाते हैं, हैबिटेट एवरीथिंग। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग। सेशंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल। साथी प्रोग्राम। The center's move to cancel a call for proposals under the Department of Science and Technology's Sathi program has sparked fears among higher education institutions. तो बेसिकली क्या है ये, सिंपल टर्म्स में लेंगे, गवर्नमेंट्स डिसीजन टू कैंसल अ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स इन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी साथी प्रोग्राम। बेसिकली all it means is that the planned opportunity for proposals or projects under this program has been withdrawn, and इसकी वजह से there are concerns among and there is uncertainty among certain institutions who are involved in higher education. ये बात तब तक नहीं समझ आएगी जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि साथी प्रोग्राम क्या है, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा ये है कि यहाँ पर जो हुआ है इस प्रोग्राम के चलते कि जो गवर्नमेंट का डिसीजन है टू कैंसिल अ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इन द साथी प्रोग्राम, इसकी वजह से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर देयर इज सम वरी। तो क्या है साथी प्रोग्राम? पहले तो इसकी फुल फॉर्म समझो। सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट्स। ये एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव है to boost access to research and testing facilities, address problems of accessibility, maintenance, redundancy, duplication of expensive equipments in institutions। तो क्या है ये? इसको आगे इसका एम भी पढ़ो। इट एम्स टू सेट अप अ शेयर्ड प्रोफेशनली मैनेज्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। एक ऐसी फैसिलिटी दैट कैन बी रेडिली एक्सेसिबल टू एकेडमिया, स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इंडस्ट्रीज, R&D लैब्स। ये लाइंस मैंने पढ़ दी हैं, लेकिन मुझे लगता है जब तक समझ नहीं आया तब तक किसी काम की नहीं है। देखो, ओवरऑल ये एक सरकार का इनिशिएटिव है टू मेक जो हमारी जैसे हाईटेक रिसर्च है, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं, हम चाहते हैं कि वो मोर एक्सेसिबल हो, पहली बात, और ऐसे एक्सपेंसिव रिसोर्सेज की डुप्लीकेशन नहीं हो अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। तो वो क्रिएट करना चाहते हैं शेयर्ड फैसिलिटीज, ऐसी फैसिलिटी दैट कैन बी यूज बाय वेराइटी ऑफ यूजर्स, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे स्टार्टअप्स हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे रिसर्च लैब्स हो। अभी भी नहीं समझ आया तो और सिंपल तरीके से समझाती हूँ।
सी साथी वॉन्ट्स टू, मैं बहुत लेमन टर्म्स में इसको रख रही हूँ, साथी वॉन्ट्स टू मेक इट सुपर इजी फॉर साइंटिस्ट टू यूज दीज साइंस टूल्स, होते हैं ना, विदाउट एनी प्रॉब्लम. कभी कभार क्या होता है, इट्स वेरी हार्ड फॉर साइंटिस्ट टू गेट देयर हैंड्स ऑन सर्टेन फैंसी इक्विपमेंट्स, कीप इट इन अ गुड शेप, और मैं कहूँ तो इट्स वेरी सिली टू हैव लाइक if every scientist has same expensive tools in their own clubhouse. So यहाँ पर साथी कहता है, साथी is like a big clubhouse for science and technology. मतलब एक ऐसा place जहाँ पर everyone, science labs हो गई, factories, new businesses, they can easily come, they can use these awesome scientific tools. Clear हो गया? Got it? तो ये इसका main aim है, right? It aims to create shared and professionally managed facilities for science and technology. ऐसी facilities जो हर किसी को easily available हो for use, चाहे वो educational institutions हो, चाहे R&D labs हो, चाहे startups हो, चाहे manufacturing units हो. And the facilities created under Sathi are called as sophisticated analytical and technical help institutes. ठीक है, these institutes provide access to these advanced tools and resources for research. अब ये जो साथी सेंटर्स हैं, they will have important tools, advanced manufacturing facilities that are not commonly found in the regular institutions. ठीक है, so इसका aim क्या है? To create a network of laboratories and testing facilities, right, across the country that are closely connected to global standards, right? अब यूसेज गाइडलाइंस की बात करते हैं. तो साथी फैसिलिटीज विल बी यूज मोस्टली बाय पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड द होस्ट इंस्टीट्यूट. So साथी facilities will be used for 80% of for their available time by external users and 20% of their available time by internal users of the host institute. ठीक है. So the guiding principle is to use the facilities as much as possible, make them accessible to everyone, anyone, whether an organization, whether an individual, they can use the facilities by paying a small fee. ताकि जो resources हैं, to ensure that these resources are available to wide range of users. ठीक है, nominal charge होगा. तो funding की बात करते हैं. साथी project invites proposals from well-established and internationally competitive science and technology host institutes, R&D centers, organizations. इसके अंदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज दोनों आ जाती हैं. सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, सब, दोज हु कैन अप्लाई. और जो मैक्सिमम फंडिंग सपोर्ट है दैट कम्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट वुड बी ₹60 crore for 4 years. This funding is for a period of 4 years and is specifically for acquiring advanced national facilities in the field of science and technology. If applying as a consortium, मतलब a group who is working together, right? तो ये mandatory है to have a not for profit section 8 company and for a governing body. तो basically यहाँ पर ये बोल रखा है कि a not for profit section 8 company as well as governing body formation are compulsory in consortium mode with the support of granting agency. Basically यहाँ पर कुछ compulsory requirements हैं. ये जो सपोर्ट होगा इस प्रोजेक्ट के अंदर, इट विल लास्ट फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 4 years. ड्यूरिंग दिस टाइम द फंडिंग इज इंटेंडेड फॉर एस्टैब्लिशिंग, फॉर मेंटेनिंग द स्टेट ऑफ आर्ट, द नेशनल फैसिलिटीज. ठीक है, सिंपल टर्म्स में साथी प्रोजेक्ट इज लुकिंग फॉर प्रपोजल्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो. मैक्सिमम फंडिंग अवेलेबल इज 60 crore की, अवेलेबल फॉर 4 years. इफ अप्लाइंग एज अ ग्रुप, सर्टेन रिक्वायरमेंट्स लाइक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी एंड अ गवर्नमेंट बॉडी आर नेसेसरी एंड द सपोर्ट फॉर साथी प्रोजेक्ट विल लास्ट फॉर मैक्सिमम 4 years. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल. नर्मदा रिवर के बारे में पढ़ेंगे. A division bench of MP High Court recently granted time to the state government to present in the court the guidelines for urban and rural areas through which river Narmada flows in the state as regards construction in the vicinity of the river. MP High Court's division bench has given the state government कुछ extra time
to provide certain guidelines about building structures near the Narmada River in both urban areas as well as rural areas. So basically जो court है, it wants the government to outline clear instructions on how the construction activity should be carried out along the river banks. बहुत important है ये. मतलब it include details on what cannot be built, ताकि proper management और preservation हो नर्मदा river की भी और उसके surroundings की भी. So the court is essentially asking for guidelines to regulate the development near the river, ताकि उसका environment पे और उसका river पे कोई भी impact, negative impact, कोई भी harm नहीं हो और हो सके तो prevent किया जाए, right, to prevent that any harm and negative impact. तो हमारे लिए important हो जाता है नर्मदा river के बारे में पढ़ना. ये है अपनी नर्मदा river draining into Arabian Sea, right. तो ये जो नर्मदा रिवर है, बिगेस्ट रिवर है इन द वेस्टर्न इंडिया, दैट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट. बहुत इंपॉर्टेंट. कहाँ से? नर्मदा कुंड है लोकेटेड ऑन द अमरकंटक हिल इन द अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्ट मध्य प्रदेश. तो यहां से इट बिगिंस. ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है. यहां से शुरू होती है, फ्लोज वेस्ट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द स्टेट्स ऑफ एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात. सो ये रिवर फ्लो करती है बिटवीन विंध्यान रेंज एंड सतपुरा हिल रेंज. ये तो आपको पता ही है. और ये देखो एमपी से जा रही है, इधर महाराष्ट्र भी है, इधर गुजरात भी लगता है. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. इवेंचुअली इट एम्प्टीज इनटू द गल्फ ऑफ कैम्बे इनटू द अरेबियन सी, जो कि जस्ट अबाउट 10 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द भरूच, गुजरात. ये रिवर की जो जर्नी है, इट कवर्स द सिग्निफिकेंट डिस्टेंस पासिंग थ्रू डिफरेंट डाइवर्स लैंडस्केप्स एंड इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल ऑल्सो इन द रीजन्स. तो ये तो कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे और मैप में ज़रूर देखना पड़ेगा. इट इज़ द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द पेनिनसुलर इंडिया. द ओरिजिन ऑफ द रिवर की बात करी हुई है अमरकंटक हिल के पास से. देयर इज़ अ रिजर्वॉयर नेम नर्मदा कुंड, वहाँ से इट ओरिजिनेट्स. एंड मध्य प्रदेश की बात है, कोर्स बता दिया इसका, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, विंध्यान सतपुरा हिल से गुजरती हुई जाती है और फाइनली अरेबियन सी में इनटू द गल्फ ऑफ कैम्बे, वहाँ पे इट फॉल्स. लेंथ इसकी है 1312 किलोमीटर्स की. इट इज़ वन ऑफ द रिवर्स दैट फ्लो इन अ रिफ्ट वैली एंड एक्ट्स एज अ डिवाइडर बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया. So it is one of the fact that it is one of that river that act as a natural divider. It showcases several waterfalls. धुआंधार waterfalls सबने सुना होगा जबलपुर में. These waterfalls उस जगह की खूबसूरती बढ़ा देते हैं and नर्मदा रिवर इज वन रिवर जो ये फॉल्स हैं उस पे है. व्हेन इट कम्स टू नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वंस इंक्लूड तवा, बरना, हिरन और सेंग रिवर्स. ये सारी क्या हैं? इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं. इसमें से लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तवा रिवर, ठीक है, याद रखना. इट मर्जेस विद नर्मदा रिवर एट अ प्लेस इन होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, राइट. ये कुछ बातें हैं, इंपॉर्टेंट हैं. मैप में ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना. अगर मैप में नहीं प्रैक्टिस करी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है चीज़ों का. सो मेक श्योर दैट यू लुक एट ऑल दीज थिंग्स इन द मैप एज वेल. अगला जो आर्टिकल है वो है स्वैम्प्स के बारे में, मिरिस्टिक स्वैम्प्स, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे और ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. दे आर एंडेमिक टू मैनी स्पीशीज. दे आर critically in need of conservation. Currently, there is no consistent monitoring system in place to detect the changes. कैसे स्वैम्प्स हैं, कहाँ पाए जाते हैं और इनके करेक्टरिस्टिक्स, एवरीथिंग विल टॉक अबाउट. प्रीलिम्स के लिए तो बहुत अच्छी स्टेटमेंट्स बन सकती हैं यहाँ से. अभी क्या है, these meristic swamps, they are really very important to protect. They are often referred to as live fossils. मतलब दे आर लाइक टाइम कैप्सूल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ऐसे लगा लो आप. ये स्वैम्प्स जो है ना, दे आर डोमिनेटेड बाय एवरग्रीन ट्रीज दैट बिलोंग टू दिस मिरिस्टिके फैमिली, ओल्डेस्ट फ्लावरिंग प्लांट फैमिलीज ऑन अर्थ. अब ये जो स्वैम्प्स हैं, दे आर फ्रेश वाटर स्वैम्प्स. मतलब दे आर फाउंड इन द एरियाज विद फ्रेश वाटर, सॉल्टी वाटर नहीं होता. जो इनको यूनिक बनाता है इज द वे द ट्रीज इन दीज स्वैम्प्स ग्रो. They have large roots, ऐसी roots that stick out of the waterlogged soil and this soil stays wet throughout the whole year. So these swamps are like, आप लगाओ, ancient forests that have been around for millions of years. They have evolved over
a really long time because of their age and the unique way they have developed. They are often considered as life fossils, right? Now, the concern अभी आपको पता चली गया है that these special swamps that are home to many of the unique species, they are in danger. And there is not any consistent system in place to keep an eye on any of the changes that are happening to them. That is why they are in use. So that's why there's a call for better conservation efforts, better monitoring system to help protect these incredible places. As far as now geographical distribution is concerned, आपके prelims में पूछा जा सकता है. ये दो बातें statements बन सकती हैं. Primarily Western Ghats. They are found in specific places, Western Ghats, and to a lesser extent in Andaman and Nicobar Island also. ये इनका distribution है. The creation of these swamps depend on the factors like the shape of the valley between the forested hills, the amount of rainfall that region get, having water available throughout the year. So these swamps are located alongside river, seen next to the rivers. ठीक है? And they play a very crucial role in storing the water. They act like a sponge to ensure there is a continuous supply of water. Now, what makes these swamps really special is the stable environment they provide. मतलब जो conditions हैं like high humidity, moderate temperature, overall availability of different habitats make them a very comfortable home for many different animal species. These swamps आप लगा लो, they are like heaven for variety of living things. Because of their importance, there is very great need now to keep a close eye on them to make sure they are protected for the benefit of diverse life they support. They are home to many vertebrate and invertebrate faunal species also due to these conditions that they make available. ठीक है, अगला जो आर्टिकल है वो है एमिशन गैप रिपोर्ट को लेके. पहली बात तो कि ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, सिंपल सी बात. Ahead of COP28, United Nations Environment Programme released a report titled Emissions Gap Report 2023 Broken Record, Temperatures Hit New Highs, Yet World Fails to Cut Emissions. Again, the heat is on. समझते नहीं हैं हम. अभी देखो आप क्या कर रहे हो. अभी दिवाली पे कितना कहा है क्रैकर्स मत बंद करें, कौन समझता ही नहीं है. We have to make sure, अगर आप एक अपने आने वाली जनरेशन को एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दे पाए, वी नीड टू. हम कितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं. SDGs याद है? SDGs मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना. अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये आज जो आपका DNA एनालिसिस है, इसके बाद आई विल बी गिविंग यू DNA फ्रॉम मंडे एंड थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन DNA नहीं होगा. इसकी जगह पे आपको I'll prepare some short video on a certain content, कोई एक particular topic जो आपके लिए exam perspective से important हो सकता है. Then we'll take DNA from Monday onwards, right? बाकी आपको ये 3 दिन ऐसा नहीं है कि DNA नहीं आया है तो क्या करें, उसकी जगह मैं आपको important एक डेली का टॉपिक भेज दूंगी, चैनल पे आपको मिल जाएगा, अपलोड हो जाएगा. और दूसरी बात, मेक श्योर कि आप रेस्ट ऑफ द डेज अभी के जो आपको टाइम मिल रहा है प्लीज़ उसको यूटिलाइज करना. जितना भी एक्सटेंट तक रिवीजन जा सकती है वो ज़रूर कर लेना, बहुत ज़्यादा काम आएगी. लाइक 1 नवंबर से लेके 22 नवंबर तक जो भी आर्टिकल्स हैं कल कवर कर लिए. एक दिन में 15 दिन का स्लॉट एक दिन के अंदर कवर कर लो. अगर आप वीकली रिवीजन कर रहे हो, लाइक 24 को आप अक्टूबर मंथ का 1 से लेके 15 अक्टूबर तक चले जाओ. 25 को आप 17 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक कवर कर लो. एक दिन में 15 दिन का करंट अफेयर कवर कर लो तो अक्टूबर भी हो जाएगा रिवाइज, नवंबर भी हो जाएगा, और अपना अक्टूबर से थोड़ा सा और पीछे भी जा सकते हो, पीछे के सितंबर के भी ले सकते हो. सो बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से रिवीजन अभी स्ट्रांग हो जाएगी, और जब मंडे को मिलोगे तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे. हालांकि मैं आपको ये बोल रही हूँ कि डेली ये जो रेस्ट 3 डेज हैं आपके, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इसमें आपको डेली एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप एक टॉपिक की एनालिसिस ले लोगे. मंडे से आई कम एंड विल हैव DNA अगेन, राइट. ड्यू टू सम इम्पॉर्टेंट वर्क आई पर्सनल रीजंस DNA 3 दिन के लिए नहीं होगा. रेस्ट आई गिव यू शॉर्ट वीडियोस, ठीक है, ऑन सिंगल टॉपिक जो आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है.
विल टेक दैट अप, वो तो चलो बात की बात है। अच्छा, एमिशन गैप रिपोर्ट की बात करते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा यूएनईपी की बात कर लेते हैं। मैं सोच रही हूँ यहाँ से भी सवाल बन सकता है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, फिर मेजर टेक अवेज वगैरह तो बात कर ही लेंगे, और एमिशन गैप रिपोर्ट क्या कहती है वो भी बात कर लेंगे। बट यूएनईपी अगर पूछे, स्टेटमेंट डाल दें इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1972, आप कहना बिल्कुल आई एग्री। वो कहेंगे ड्यूरिंग द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, जिसको स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, आप कहना आप बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली। इसका प्राइमरी गोल क्या है ऑफ द यूएनईपी? टू यूज its expertise to strengthen the environmental standards, to help the countries, regions, and the world implement certain environmental commitments. 6 areas of concentration hai for UNEP. Climate change is one area of concentration, addressing issues that are related to climate change. Post-conflict and disaster management, focusing on sustainable management of ecosystem. Environmental governance. What is environmental governance? Ensuring effective and responsible decision making process that is related to environment. Then ecosystem management, communities living basically management of ecosystem आप बोल सकते हो. Harmful substance is also one area of concentration, addressing the impact, management of substances that can be harmful to the environment, and resource efficiency. Management and resource efficiency. Right. As far as governing body is concerned, United Nations Environment Assembly serves as the governing body of UNEP. UNEP के हेडक्वार्टर कहाँ है? अच्छा, मुझे बताना केन्या में है या नहीं है। नैरोबी, केन्या। Reports that are published by UNEP, एक तो emission gap report यही होगी, annual frontiers report, कुछ चीजें हैं ये बिल्कुल फैक्ट्स हैं, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करी जाती हैं बाय यूएनईपी. नाउ एज फार एज एमिशन गैप रिपोर्ट इज कंसर्न, इसके बारे में बात कर लेते हैं. द मेन जॉब ऑफ दिस रिपोर्ट इज टू सी कि क्या कंट्रीज ट्रैक पे हैं टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग. द गोल इज टू कीप इट वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस एंड इफ पॉसिबल एम फॉर जस्ट अ 1.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज. लेकिन जिस तरीके से हम चल रहे हैं बहुत स्लो चल रहे हैं, होने वाला नहीं है. सो सिंस 2010 दिस एमिशन गैप रिपोर्ट हैज बीन कमिंग आउट ऑफ एवरी ईयर, हर साल एनुअल साइंस बेस्ड असेसमेंट. हर साल ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है अपॉर्चुनिटीज टू ब्रिज द एमिशन गैप, टैकल द स्पेसिफिक इशू ऑफ द इंटरेस्ट. अब ये क्या है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से पहले it is released every year just before COP. This conference is where countries come together, सबको पता ही है, to discuss and make decisions. So ultimate goal इसका यही है कि valuable information दे दी जाए ताकि वो negotiations जो हो climate के regarding among the United Nations member states वो हो सके. So by giving this report, UNEP hopes to guide those discussions and actions that can help the world to stay on track to combat climate change. Now what are the major takeaways from this particular report? ये आपके मेंस जीएस पेपर 3 में काम आएगा. मेजर टेकअवेज: राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है. सितंबर का महीना हॉटेस्ट मंथ था एवर. 86 days have been recorded with temperature जहां पर it exceeded 1.5 डिग्री सेल्सियस above the pre-industrial levels. समझ रहे हो बात को? दिस इज even more alarming कि September stood out as the hottest month ever. It surpassed the previous records also by a 0.5 degree Celsius increase. Then you have global greenhouse gas emissions set new record in 2022. The amount of greenhouse gases, particularly carbon dioxide released into the atmosphere, that also reached a new high. 2022 में ग्रीन हाउस गैस emissions increased by 1.2%, reaching a record of 57.4 gigatons of carbon dioxide equivalent. All the sectors apart from transport, they have fully rebounded from the drop in emissions. मतलब emissions from most of the areas are now even higher than they were in 2019.
The main culprit for the rise in emissions are carbon dioxide emissions coming from burning fossil fuels like coal, oil, gas, industrial processes. Together मैं बात करूं, they all make up about 2/3 of the total greenhouse gas emissions. Global pattern of inequality. पर कैपिटा, अगर आपने सुना हो पर कैपिटा एमिशन, तो वो इसकी बात हो रही है. पर कैपिटा टेरिटोरियल ग्रीन हाउस गैस एमिशन वो वेरी कर रहा है. अगर मैं जैसे बात करूं, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द कंट्रीज. जैसे रशिया और यूएस है, हर एक पर्सन प्रोड्यूसेस मोर देन डबल द वर्ल्ड एवरेज विच इज 6.5 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इंडिया के अंदर पर पर्सन एमिशन जो है, इट इज लेस देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड एवरेज, अंडर हाफ ऑफ इट. तो इट वेरीज. Brazil, European Union, Indonesia, they have similar per capita emission. They are slightly below the average, right? So this is the scenario. Now there is a need for political action. देखो यहाँ पर ना overall अगर मैं बात करूँ, तो global warming is estimated to be limit to 3 degrees Celsius now. जिस तरीके से हम एफर्ट्स हम कर रहे हैं, नो डाउट, बट 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट था, है ना. ओवरऑल मैं बात करूं तो पेरिस एग्रीमेंट सबने सुना ही होगा. द फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक अंडर द पेरिस एग्रीमेंट प्लान फॉर 2025 विल असेस द प्रोग्रेस ऑफ इट. आइडली 1.5 डिग्री सेल्सियस दैट वाज सेट, बट if current climate change efforts continues as they are, global warming is estimated to reach around 3 degrees Celsius by the end of the century. तो यहाँ पर simple terms में the world needs to aim for ambitious targets now. Right? The actions taken in the next decade will shape the level of effort that needed for this new climate goals in 2035. अगर आपको इसको 2 डिग्री सेल्सियस तक भी लिमिट करना है ना, तो वी नीड टू मीट ऑल द क्लाइमेट कमिटमेंट्स, अचीव नेट जीरो एमिशंस. So there is a great need for political action. These are those 4. Setting and signaling carbon dioxide removal priorities. इसका मतलब leaders, government need to clearly decide and communicate which methods to remove carbon dioxide from the atmosphere are most important. Planting more trees, using advanced technologies to capture, store carbon, सब कुछ. Then you have developing robust measurements, reporting and verification system to enhance credibility. Build trust and confidence in the actions taken. It's like having accurate and trustworthy tools to keep the track of how well each country is doing in their efforts to tackle climate change. Then you have harnessing synergies and co-benefits with the other efforts. Finding ways to make climate actions work together. Creating jobs, enhancing biodiversity. Initiatives to reduce emissions could bring additional benefits also. Air quality में improve हो सकता है, jobs आ सकती हैं, मतलब it's about maximizing the outcomes from the climate actions. And then last but not the least, accelerating innovation, coming out with new and better ways of doing things. It's about implementing those creative solutions to reduce the emissions and adapt to the changing climate. So political action is needed to speed up the development and adoption of these innovative approaches. ठीक है. So this was all for today. उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो. If yes, then please do let me know in the comment section. And I'll meet you on Monday with DNA, but with short videos on a single topic for the rest of 3 days. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. Good luck, good wishes. Do revise whatever we have covered so far. Thank you everyone. Take care. All the best.